हेलो एवरीवन, आज हम 2024 में आई हुई मूवी आदि जीवितम देखेंगे, जिसका मतलब है द गोट लाइफ। इस मूवी में पैसे कमाने के लिए सऊदी अरब गए हुए एक आदमी की कहानी बताई गई है, जो कि रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। मूवी की शुरुआत में हम नजीब और हकीम नाम के दो आदमी को देखते हैं, जो कि सऊदी अरेबिया में पैसे कमाने के लिए गए होते हैं। एयरपोर्ट पर उनकी कंपनी का कोई आदमी उन्हें लेने आने वाला था, जिसे कफील कहते हैं। वो लोग बहुत देर तक उसका इंतजार करते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। वो लोग उस आदमी को फोन भी लगाते हैं, लेकिन कोई फोन भी नहीं उठा रहा था। दोनों वहाँ खड़े ही होते हैं कि उतनी देर में उनके पास एक आदमी आता है, जो कि अरबी भाषा में बात करता है। यहाँ इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, पर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद यही उनका कफिल है, तो वो दोनों उस आदमी के साथ चले जाते हैं। वो आदमी उनसे इनका पासपोर्ट भी ले लेता है। उनके जैसे और भी लोग वहाँ काम करने आए थे, बट वो लोग बस में जा रहे होते हैं, लेकिन ये आदमी इन लोगों को लोडर वाली गाड़ी में पीछे बैठने बोल देता है। बड़ी सड़क, ब्रिज और टनल देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। हकीम को याद आता है कि उसे अपनी माँ को फोन करना है और बताना है कि वो लोग पहुंच गए हैं। तो वो यहाँ उस आदमी से कहता है कि कहीं फोन बूथ दिखे तो गाड़ी रोक देना, पर उस आदमी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो आदमी रेगिस्तान के बीचों बीच गाड़ी रोककर हकीम को किसी और के पास छोड़ने लगता है। यहाँ नजीब उसे ऐसा करने से मना करता है, तो यहाँ वो आदमी उसे पीटने लगता है और हकीम को वहीं छोड़कर नजीब को अपने साथ लेकर चले जाता है। काफी सफर करने के बाद गाड़ी रुकती है, तो बस चारों ओर रेत ही रेत होती है और बीचों बीच एक झोपड़पट्टी बनी थी, जहाँ वो नजीब को उतार देता है। उन्हें पहले कहा गया था कि उन्हें रहने के लिए एसी वाला रूम मिलेगा, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। नजीब अपनी भाषा में उस आदमी को समझाने की कोशिश करता है, पर ना तो उस आदमी को नजीब की भाषा समझ में आती है और ना ही नजीब को उसकी। आदमी का बर्ताव देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर उसे नजीब की बात समझ में भी आ रही होती, तब भी वो वही करता जो उसे करना था। नजीब को वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसे हिंदी आती थी, लेकिन मलयालम नहीं, और नजीब को मलयालम आती थी पर हिंदी नहीं। वहाँ एक बड़ी सी टंकी होती है, जिससे नजीब पानी पीता है और लेट जाता है, पर वहाँ बहुत ठंड होती है, तो वो टेंट के अंदर जाकर लेट जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि नजीब ने सऊदी आने का सोचा कैसे। नजीब अपने गांव में नदी से मोरंग निकालने का काम करता था। वहाँ उसका एक दोस्त होता है संतोष, जिसका साला सऊदी में ही काम करता था, जो कि अच्छे खासे पैसे कमा कर लाता था। नजीब यहाँ संतोष से पूछता है, तो संतोष कहता है कि तुम भी चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पासपोर्ट और वीजा बनवाने में पूरे 30,000 रुपए लगने वाले थे, जो कि नजीब के पास नहीं होते, लेकिन अगर उसकी नौकरी सऊदी में लग जाती है तो उससे ज्यादा पैसे वो कमा लेगा, और यही सोचकर वो अपना घर बार गिरवी रखकर पैसे जुटा लेता है। संतोष नजीब को अपने साले श्री कुमार से मिलवाता है, जो कि उसका पासपोर्ट और वीजा बनवाने वाला था। नजीब की फैमिली में उसकी माँ और उसकी वाइफ साइनू थी, जो कि प्रेग्नेंट थी। नजीब उससे बहुत प्यार करता था। नजीब ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहा था, ताकि वो ज्यादा पैसे कमाए और अपने होने वाले बच्चे और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सके। नजीब सोया ही था कि तभी कफिल आकर उसे लात मार के जगा देता है और उसे बाहर सोने के लिए बोलता है। साइनू ने नजीब को अचार बनाकर दिया था, तो उस अचार की खुशबू लेकर उसे घर की याद आ जाती है। अगली सुबह नजीब की आंख खुलती है, तो वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी बकरी का दूध निकाल रहा है। नजीब उससे उसका नाम पूछता है, तो बूढ़ा आदमी कहता है कि नाम वो तो मैं भूल गया। बूढ़ा आदमी उसे इशारे में कहता है कि जाओ कफिल को दूध देकर आओ। तो नजीब को ऐसा लगता है कि वो उसे दूध पीने के लिए दे रहा है। वो यहाँ दूध पीने लगता है, तो वो आदमी डांटता है और इशारों में कहता है कि जाओ कफिल को दूध देकर आओ। कफिल दूध पी लेता है और उसे अपनी भाषा में कहता है कि जाओ बूढ़े आदमी से जाकर काम सीखो। तो नजीब को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। नजीब उसके पैर पकड़कर कहने लगता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, तो वो कफिल उसे धक्का देता है और बूढ़े आदमी से कहता है कि इसे काम सिखाओ। जो आदमी नजीब को लेकर आया था वो वहाँ आता है, जो कि चीफ कफिल था। नजीब उससे कहता है कि श्री कुमार ने धोखाधड़ी की है और उसे वो सब कुछ बताने लगता है कि वो कैसे यहाँ आ गया, लेकिन कफिल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो वो उसे बस काम करने के लिए बोले जा रहा था। उन लोगों को उसके दुख दर्द से कोई मतलब नहीं था, बस उसे काम करवाने से मतलब था। नजीब ने एक डायरी में सारा हिसाब लिखा था कि उसने कितने पैसे किसको दिए, तो यहाँ वो डायरी दिखाकर उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, तो वो लोग उसकी डायरी ही फाड़ देते हैं ताकि उसके सारे सबूत मिट जाएं। वो लोग खाने में मोटी रोटी बनाते हैं और नजीब को भी खाने के लिए देते हैं और खुद भी खाते हैं। रोटी इतनी मोटी होती थी कि पानी में डुबाकर खाई जाती थी। यही इन लोगों का खाना था। बूढ़ा आदमी भेड़ बकरियां चरा रहा होता है, तो नजीब उसे पूछता है कि यहाँ से मेन रोड कितनी दूर पर है, तो वो आदमी कहता है कि बहुत दूर, पता नहीं कितनी दूर। नजीब को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो समुद्र के एकदम बीचों बीच फंस गया है। उसे अपनी बीवी साइनू की याद आने लगती है। हम देखते हैं कि नजीब टॉयलेट कर रहा होता है और यहाँ कफिल उसे लात मारकर पानी छीन लेता है और कहता है कि पैसे देकर हम पानी को खरीदते हैं, ये पानी धोने के लिए नहीं है। तुम्हें पता भी है इस पानी की कीमत क्या है यहाँ पर, अगर दोबारा इस पानी को छुआ तो तेरे हाथ काट दूंगा।
नजीब को समझ ही नहीं आता कि वो चिल्ला क्यों रहा है। नजीब सोचता है कि पानी के बिना कैसे टॉयलेट करूं, तो बूढ़ा आदमी कहता है कि पानी का नहीं, रेत का इस्तेमाल करो। पानी का टैंकर लेकर एक आदमी आता है जो कि पानी की टंकी भरने आया था। नजीब यहाँ उससे मदद मांगता है। कफिल उसे देख लेता है और उसे मारने लग जाता है। नजीब यहाँ उसका हंटर पकड़ लेता है, तो वो कफिल बंदूक लेकर उसे मारने ही वाला होता है कि उसी समय टंकी ओवरफ्लो हो जाती है। यहाँ उसका ध्यान टंकी पर चले जाता है। बहता हुआ पानी देखकर उसे फिर से साइनो की याद आने लगती है। नजीब बूढ़े आदमी से पूछता है कि आप यहाँ कब से हो, तो वो आदमी कहता है कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, और यही बात वो बार बार बोले जा रहा था। एक तरह से वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। कफील नजीब को बकरी का दूध निकालने के लिए बोलता है, जो कि उसे नहीं आता, तो यहाँ बकरी उसे लात मार देती है। कफील उसे इशारों में बताता है कि कैसे दूध निकालना है, तो यहाँ ट्राई करते करते वो सीख जाता है। ऐसे ही थोड़े और दिन बीत जाते हैं, तो बूढ़े आदमी की तरह अब वो भी भेड़ बकरियां चराना सीख जाता है। यही सब काम करने के लिए तो उसे लाया गया था। बूढ़ा आदमी कहीं गायब हो जाता है, तो उसकी जगह नजीब काम करने लगता है। अब और भी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, तो वो देखता है कि भेड़ के बाल निकाले जा रहे हैं, जिन्हें कोई लेने आया है। नजीब जब गाड़ी के शीशे में खुद को देखता है तो शॉक हो जाता है। उसकी दाढ़ी लंबी हो चुकी थी, तो उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ उसे रहते हुए कितने दिन हो चुके हैं। उसे याद ही नहीं आता कि कौन से दिन वो यहाँ आया था और आज कौन सा दिन है। वो थक हार कर अब ऊपर वाले को याद करने लगता है, और फिर वो सोचता है कि वो क्यों आखिर ऊपर वाले को याद करे। अगर ऊपर वाला चाहता तो मेरी ऐसी हालत ही नहीं होती। वो खुद को मार डालने का सोचता है, तो वो यहाँ एक पहाड़ पर चढ़ जाता है। जैसे ही वो कूदने वाला होता है, तो उसे दिखता है कि बहुत सारे गिद्ध वहाँ कुछ नोच नोच कर खा रहे हैं। वो जब वहाँ जाकर देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो लोग उस बूढ़े आदमी की लाश को खा रहे थे। यहाँ गिद्ध मिलकर उस पर ही हमला कर देते हैं, तो नजीब कैसे भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। जब भी उसे घर की याद आती थी, वो अचार के डब्बे की महक ले लिया करता था और उसमें से एक अचार निकाल कर खा लेता था। बस यही एक चीज थी जो इस बंजर रेगिस्तान में उसे घर का एहसास दिलाती थी। नजीब सोचता है कि कैसे भी करके वो यहाँ से भाग निकलेगा और अपने घर वापस जाएगा, तो मौका देखकर वो वहाँ से भाग लेता है। पर कफिल उसे देख लेता है तो गोली चला देता है, जो कि नजीब को नहीं लगती, लेकिन डर से नजीब रुक जाता है। इसके बाद कफिल उसके पैरों में मारकर उसे लंगड़ा कर देता है, ताकि वो कभी वापस भाग ना पाए। वो नजीब को रस्सी से बांध देता है जहाँ भेड़ बकरियां बंधी हुई थी। यहाँ उसे प्यास लगती है, तो वो कैसे भी करके रस्सी खोलता है और वहाँ से पानी पीता है जहाँ से भेड़ बकरियां पानी पीती थी। अब एक दिन नजीब भेड़ बकरियां चराने ले जाता है, तो वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, तो वो एक गुफा के नीचे रुक जाता है। वहाँ उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है, ऐसी धुन जो उसने पहले भी सुनी थी। वो गुफा के अंदर जाते जाते दूसरी तरफ पहुंच जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात हकीम से होती है। यहाँ हकीम की हालत भी नजीब जैसी ही हो गई थी। वो भी भेड़ बकरियां ही चरा रहा होता है और वो किसी कफील का गुलाम था। दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि दोनों फिर से मिल गए। हकीम कहता है कि यहाँ से भाग चलते हैं, तो नजीब कहता है कि कैसे और कहाँ जाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं नहीं जा सकते। हकीम बताता है कि मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ, इससे पहले मुझसे बहुत जगह काम करवाया गया। यहाँ हकीम का कफील आ जाता है, तो वो यहाँ से चले जाता है और कहता है कि अब तो मुझे मिल गए हो, तो अब मुझे मरने का कोई डर नहीं है। थोड़े टाइम बाद हकीम नजीब को एक खत देता है, जिसमें लिखा था कि उस दिन उसके कफील ने उसे बहुत मारा, पर कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मैं आपसे मिल पाया। यहाँ पर एक अफ्रीकन आदमी भी है जो कि मेरे साथ ही काम करता है। वो काफी समय से यहाँ काम कर रहा है, तो उसे इस जगह के सभी रास्ते पता है। अगर वो हमारी मदद करेगा तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। नजीब अब ऐसा हो चुका था कि अपना पेट भरने के लिए वो ऊँट को खिलाने वाला खाना भी थोड़ा खा लिया करता था, क्योंकि उसे ज्यादा खाना नहीं मिलता था। अगली मुलाकात में हकीम अफ्रीकन आदमी कादरी को नजीब से मिलवाने के लिए लाता है। कादरी बताता है कि हमारे चीफ कफील की बेटी की शादी होने वाली है, तब सारे कफील शादी में जाएंगे, तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। नजीब कहता है कि क्या हम सच में यहाँ से निकल पाएंगे, तो हकीम कहता है कि साथ भाग नहीं सकते, लेकिन साथ मर तो पाएंगे ना। अब नहीं सहन होता ये सब कुछ। अगले दिन सभी कफील चीफ कफील की बेटी की शादी में चले जाते हैं, तो नजीब सबसे पहले नहाता है, क्योंकि इतने सालों में वो नहाया ही नहीं था। वो लोग उसे नहाने ही नहीं देते थे। उसके बॉडी की सारी हड्डियां दिख रही थी। वो बहुत दुबला हो चुका था। अचार के डब्बे में बस एक ही अचार का टुकड़ा बचा होता है, तो जाने से पहले वो उसकी खुशबू लेकर उसे भी खा लेता है। वो अपने वही कपड़े पहनता है जो पहनकर वो यहाँ आया था। उसे वो पैंट एकदम ढीली हो रही थी। वो पैंट को रस्सी से बांध लेता है। जाने से पहले वो भेड़, बकरी और ऊंट सबको खाना देता है, क्योंकि अकेलेपन में वही उसके साथी बने और नजीब को उनसे लगाव हो गया था। वो उनसे कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं नहीं आऊंगा, मेरी तरह तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई और आ जाएगा। अब हकीम, नजीब और कादरी अपना बैग लेकर वहाँ से भागना शुरू करते हैं और मेन रोड ढूंढते हैं। भागते भागते नजीब एक जगह पर रुकता है और पलटकर उस जगह को देखता है जहाँ पर वो रह रहा था, और फिर खुश होकर भागने लगता है कि अब वो घर जा रहा है।
चलते चलते शाम हो जाती है तो हकीम को प्यास लगती है तो उन्हें एक जगह दिखाई देती है जो कि वैसी ही थी जहाँ वो लोग अब तक रह रहे थे। कादरी चुपके से पानी लेने जाता है लेकिन वहाँ का कफिल उन्हें देख लेता है। वो उन पर गोली चला देता है लेकिन वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इस चक्कर में नजीब का बैग वहीं रह जाता है। रेत में ही सोकर उनकी रात गुजरती है और फिर से वो लोग चलना शुरू कर देते हैं। दूर दूर तक बस सुनसान रेगिस्तान ही था। रात में हड़बड़ी में भागने की वजह से वो लोग रास्ता भटक गए थे। हकीम और नजीब को पानी और एक ऊंट दिखाई पड़ रहा था तो वो दोनों उसके पीछे भागने लगते हैं, पर वहां पहुंचकर पानी नहीं मिलता। वो ऊंट भी मरा हुआ था जो कि शायद पानी ना मिलने की वजह से मर गया था। उन्हें जो लगा था कि पानी है वो एक्चुअली में उनका भ्रम था। रेगिस्तान में धूप की वजह से पानी दिखाई देता है लेकिन वो पानी नहीं होता। अब वो लोग नमाज अदा करते हैं और तभी वहाँ सांपों का झुंड आ जाता है। हकीम और कादरी तो दूर हो जाते हैं लेकिन नजीब उस झुंड के बीच में फंस जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिलता तो कोई भी सांप उसे नहीं काटता और वो यहाँ पर मरने से बच जाता है। अब तीसरा दिन आ जाता है लेकिन रोड अब तक नहीं मिली थी। रेत में नंगे पैर चलने की वजह से नजीब के पैर में छाले पड़ गए थे तो कादरी अपनी जैकेट फाड़ कर उसके पैरों में बांध देता है ताकि उसे चलने में आसानी मिले। धीरे धीरे हकीम की हालत बिगड़ने लगती है क्योंकि वो लोग इतने दिन से लगातार चल रहे थे लेकिन अब तक उन्हें रोड नहीं मिला था। हकीम सोचता है कि कम से कम जहाँ वो लोग थे वहाँ उन्हें पानी तो नसीब हो रहा था। इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि इन्हें वहाँ कफीलों के साथ में रहना अच्छा लग रहा था। इस बुरे वक्त में रहम की दुआ करने के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कादरी हकीम को अपने कंधे पर उठाकर चलने लगता है। नजीब की हालत भी बिगड़ने लगती है। उन दोनों को थोड़ी देर के लिए राहत की छांव देने के लिए कादरी अपने कपड़े उतार कर धूप की ओर खड़ा हो जाता है। हकीम प्यास से मर रहा था तो कादरी अपने पसीने की एक बूंद उसके मुंह में डाल देता है तो वो हकीम के लिए जन्नत जैसा लग रहा था। चलते चलते अगला दिन आ जाता है तो हकीम को रेगिस्तान में बड़ी बड़ी इमारतें दिखने का वहम होता है तो वो खुशी से झूमते हुए वहाँ भागने लगता है। उसे वहाँ खाने का भी वहम होता है तो वहाँ खाना खाने लगता है लेकिन असल में वो रेत खा रहा था। नजीब उसे रोकता है तो हकीम उसका गला दबाने लगता है। धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत खराब होने लगती है। रेत खाने की वजह से उसे खून की उल्टियाँ होने लगती है और देखते ही देखते वो मर जाता है। चाह के भी नजीब और कादरी कुछ नहीं कर पाते। उसी समय वहाँ रेतीला तूफान आ जाता है तो हकीम को छोड़कर उन्हें भागना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो लोग तूफान के घेरे में आ जाते हैं। तूफान के गुजर जाने के बाद वो लोग जिंदा तो बच जाते हैं पर हकीम की लाश उस तूफान में गायब हो जाती है। हकीम को खोने के बाद नजीब के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपने कदम आगे बढ़ाए, पर कादरी उसे हिम्मत देता है और कहता है कि जब तक हम मरते नहीं तब तक हमें चलना होगा और आगे बढ़ना ही होगा। चलते चलते नजीब कमजोरी के मारे गिरने लगता है और पैर में छाले इतने हो चुके थे कि उसका पैर पूरी तरह से सड़ चुका था। कादरी उसे अपने जूते पहना देता है ताकि वो चल सके। कादरी को एक छिपकली दिखाई पड़ती है जिसका मतलब था कि पानी कहीं आसपास ही है और वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं तो उन्हें एक तालाब दिखाई देता है जिसके बगल में हरा भरा पेड़ था और ये उनका वहम नहीं बल्कि सच था। नजीब पानी पीने भागता है। इतने टाइम बाद एक साथ पानी पीना सही नहीं होता तो कादरी उसे थोड़ा थोड़ा पानी पिलाता है। आज पानी ऐसा लग रहा था जैसे जीवन दान देने की दवा मिल गई हो। कादरी को वहाँ पानी की बोतल और बिस्किट का पैकेट पड़ा हुआ मिलता है तो उसे ऐसा लगता है कि आसपास ही लोग हो सकते हैं। वो लोग फिर से चलना शुरू करते हैं और फिर उन्हें लगता है कि अब तो रोड आ ही गया है, लेकिन एक रेतीला पहाड़ पार करने के बाद उन्हें हजारों रेतीले पहाड़ देखने को मिलते हैं और रोड का कोई नामो निशान नहीं होता। अब उन्हें समझ आना बंद हो गया था कि वो क्या करे, कहाँ जाएं। अगली सुबह जब नजीब सोकर उठता है तो उसे कादरी कहीं नहीं दिखाई पड़ता। उसे बोतल में पानी भरा हुआ मिलता है जो कि कादरी ने उसके लिए छोड़ा था और वो खुद कहीं चला गया था। चलते चलते नजीब की हालत और बदतर होते जा रही थी और पानी का जो आखिरी घुट बचा था वो भी पीकर खत्म हो जाता है। तभी नजीब को गाड़ी की आवाज सुनाई देती है तो वो उस आवाज के पीछे भागता है और आखिरकार वो मेन रोड पर पहुंच ही जाता है। रोड तो मिल गई थी लेकिन कोई भी गाड़ी वाला उसकी मदद करने के लिए गाड़ी को नहीं रोक रहा था। वो लोग उसे पागल समझ रहे थे। अगले दिन रोल्स रॉयस से चलने वाला अमीर आदमी उसके लिए गाड़ी रोकता है और उसे गाड़ी में बिठा लेता है। वो उससे कहता है कि परेशान मत हो कि गाड़ी धूल मिट्टी की वजह से गंदी हो जाएगी, मैं बाद में साफ करवा लूंगा। वो उसे पीने के लिए पानी भी देता है। आदमी उसे शहर में ले जाकर उतार देता है। चलते चलते वो मालाबार नाम के एक होटल के सामने आ जाता है जो कि एक मलयाली आदमी कुंचिका का था। वो उसकी मदद करता है। कुंचिका ऐसे लोगों की मदद करता रहता था जिनकी हालत नजीब जैसी हो जाती थी। वो उसके बाल कटवाता है, उसको नए कपड़े देता है, यहाँ तक कि उसका इलाज भी करवाता है। इधर उधर से पता करके वो उसके घर का पता भी लगवा लेता है और फिर फोन के जरिए उनकी नजीब से बात भी करवाता है। इतने सालों बाद जब नजीब अपनी पत्नी से बात करता है तो उसके आंखों से आंसू ही नहीं रुकते। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी दोबारा अपनी फैमिली वालों से कभी बात भी होगी। अब पुलिस की कागजी कार्रवाई शुरू होती है तो नजीब को वहाँ एक लगे हुए बोर्ड में कादरी की फोटो दिखाई पड़ती है
नजीब के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, तो उसे जेल में ही रखा जाता है जहां उसके जैसे भागे हुए और भी लोग थे। अब उन सबको एक लाइन में खड़ा किया जाता है और वहाँ बहुत सारे कफिल आते हैं जिनके लिए वो काम करने आए थे और जिन्होंने उन्हें स्पॉन्सर किया था। अगर वो कफिल उस आदमी को पहचान लेता था तो वो उसे मार मार कर अपने साथ वापस लेकर जाता था। नजीब का भी कफिल वहाँ आ जाता है, लेकिन नजीब अब उससे छुपने लगता है। कफिल यहाँ उसे पहचान जाता है और उसे मारते हुए वहीं वापस ले जाने लगता है, लेकिन ये सब कुछ बस वो सोच रहा था। ये सब उसका वहम था कि कफिल उसे अब वापस ले जा रहा है। कफिल अब उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें ले जा सकता था, लेकिन मैं तुम्हारा ऑफिशियल स्पॉन्सर नहीं हूँ, इसलिए तुम बच गए। नजीब का वीजा किसी और ने स्पॉन्सर किया था, लेकिन ये कफिल उसे ऐसे ही उठाकर ले गया था, तो वो चाह के भी उसे अभी नहीं ले जा सकता था क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था ये प्रूफ करने के लिए कि ये उसका स्पॉन्सर है। नजीब की यहाँ पहले दिन की गई गलती आज फायदेमंद हो गई थी। फिर नीचे लिखा हुआ आता है कि वो सभी जिंदगियां जिसका हमने कभी अनुभव नहीं किया वो बस हमारे लिए कहानियां होती है। नजीब का कोशिश करते रहना आखिरकार सफल हुआ क्योंकि आज उसे वापस घर जाने मिल रहा था। नजीब कहता है कि रेगिस्तान में मैंने जो 3 साल बिताए, जेल में बिताए 3 महीने मुझे उससे ज्यादा लगे। जब से पता चला है कि मैं घर वापस जा रहा हूँ, मैं एक पल भी नहीं सोया, बस आउटपास आने का इंतजार कर रहा था। बड़ी पेटी में परफ्यूम, टेप रिकॉर्डर, टीवी लेकर आने वाले लोगों का एयरपोर्ट में इंतजार करने वालों के बीच में मेरे लिए इंतजार कर रही साइनू और मेरे बेटे को देने के लिए अब मेरे पास मेरी बची खुची जिंदगी है। आखिर में लिखा हुआ आता है कि ये उन हजारों लोगों का दुख है जिन्होंने जीवित रहने के लिए अपना देश और घर छोड़कर रेगिस्तान में अपनी जान गंवाई है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आपको आज की मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।